Hello friends, welcome again to my videos on Geography for class 10th of NCERT textbook. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 जिसका की टाइटल है फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, तो मैं इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। जो भी मैंने इसमें आंसर लिखे हैं उनको मैंने ज़रूरत के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज लिखा है और हर एक क्वेश्चन में कीवर्ड्स को भी मैंने बोल्ड किया हुआ है। मेरे ऐसा करने से आपको हर एक आंसर को समझने में, उसको याद करने में और साथ ही साथ एग्ज़ाम्स में अपने आंसर को लिखने में काफ़ी मदद मिलेगी, ऐसा मेरा समझना है। इसके साथ ही साथ जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ पर मैंने आंसर को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट ए वैलिड रीज़न फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी फ्लोरा और फौना के डिप्लीशन के लिए इनमें से कौन सा रीज़न वैलिड नहीं है। ऑप्शन ए, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, बी, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, सी, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, एंड डी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दैट इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। Second question is, which of the following conservation strategies do not directly involve community participation, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी है जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी कि लोगों के पार्टिसिपेशन की, जनता के पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ए, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बी, बीज बचाओ आंदोलन, सी, चिपको मूवमेंट, एंड डी, demarcation of wildlife sanctuaries. So here again answer is D, that is demarcation of wildlife sanctuaries. Now we move on to question number 2. Here we have to match the following animals with their category of existence, यानी कि जो एनिमल्स हमको दिए हुए हैं उनकी एग्जिस्टेंस की क्या कैटेगरी है। तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर्स को ही लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो आपकी बुक में लिखा हुआ है ही। यहाँ पे एनिमल्स या प्लांट्स की कैटेगरी है और यहाँ उनकी एग्जिस्टेंस की कैटेगरी है। ब्लैक बग, आंसर इज एंडेंजर्ड। एशियाटिक एलिफेंट, आंसर इज वल्नरेबल। अंडमान वाइल्ड पिग, आंसर इज एंडेमिक। हिमालयन ब्राउन बियर, आंसर इज रेयर। पिंक हेड डक, आंसर इज एक्सटिंक्ट। क्वेश्चन 3, अगेन वी हैव टू मैच एंड अगेन आई एम गिविंग द आंसर ओनली। यहाँ पे हमें जो फॉरेस्ट हैं उनकी टाइप्स दी गई हैं और वो कैसे कैसे हैं उसके बारे में बताना है। फर्स्ट इज रिजर्व फॉरेस्ट। सो रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज मोस्ट वल्नरेबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो फॉरेस्ट होते हैं उनको रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं। फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन, यानी कि ऐसे फॉरेस्ट लैंड्स जो कि कुछ हद तक डिप्लीट हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, लेकिन उनको आगे नष्ट होने से बचाना है, उन्हें हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़, यानी कि ऐसे फॉरेस्ट लैंड्स या वेस्टलैंड्स जो कि कुछ गवर्नमेंट के भी कब्जे में होते हैं या कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी कब्जे में होते हैं, उनको अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहते हैं। सो दिस वाज द आंसर to question number 3. Now we move on to the question number 4. Question number 4 में we have to answer the question in about 30 words. First question is, what is biodiversity? Why is biodiversity important for human lives? यानी biodiversity क्या होती है और ये human lives के लिए important क्या है। So answer is, biodiversity is the variety of plants and animals that exist in a particular area
or in the world and are considered as important and desirable। यानी कि बायोडाइवर्सिटी से हमारा मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की उस वैरायटी से है जो कि या तो पूरे वर्ल्ड में या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एग्जिस्ट करती है, और वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है और हमारे लिए डिज़ायरेबल भी है। इट इज़ डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन। ये जो वैरायटी है यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है, ये अपनी फॉर्म और फंक्शन में बहुत डाइवर्स है, यानी कि बहुत फॉर्म्स में ये प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, बहुत सारी इनकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, लाखों करोड़ स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और इन सभी के अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। बट स्टिल इट इज़ क्लोजली इंटीग्रेटेड एज अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क्स ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। लेकिन इतने डाइवर्स होने के बावजूद भी ये बहुत क्लोजली इंटीग्रेटेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी हैं। एक दूसरे का एग्जिस्टेंस, एक दूसरे का सर्वाइवल किसी एक के बिना संभव नहीं है। अकेले हम अपने आप में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, बल्कि सबको मिल के ही सर्वाइवल इंश्योर करना होता है। बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ्स बिकॉज हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? नंबर वन, द humans along with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only a part। अब देखिए, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बाकी के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के साथ मिलकर के एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम से मतलब है कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंगल्स या फिर बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सब जब मिल जाते हैं तो हम उसको एक इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। तो ये इकोलॉजिकल सिस्टम में ये सभी पाए जाते हैं और ह्यूमन बींग्स भी इसका एक भाग ही हैं। वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। और हम इस सारे के सारे सिस्टम पे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंड करते हैं। हम अकेले ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। We depend on plants, animals and microorganisms as they recreate the air we breathe, the water we drink and the soil that produces food for us। यानी कि हम इन सभी प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो हवा में सांस हम लेते हैं वो, या जो वाटर जिसको हम पीते हैं उसे, या फिर जिस सॉइल से हमारे लिए खाना बनता है, उन सभी को इन सारे के सारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा ही बनाया जाता है। फॉरेस्ट ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम बिकॉज दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड। और इनका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है इस इकोलॉजिकल सिस्टम का? वो हमारे फॉरेस्ट हैं, क्योंकि फॉरेस्ट ही जो हैं वो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। वहाँ पे उगने वाले फल, फूल, पेड़ जो होते हैं वो हमको, या बाकी के जितने भी फूड चेन में जितने भी और बाकी के उसके जो पार्ट्स होते हैं उन सबको यही सब चीज़ें सप्लाई करते हैं। तो बाकी के जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो फॉरेस्ट के ऊपर अपनी सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं। हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना? एक्सप्लेन। कि किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने फ्लोरा एंड फौना के डिप्लीशन को अफेक्ट किया है। तो देखिए कौन कौन सी हमारी एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज़, ग्रेट डैमेज वॉज डन टू द फॉरेस्ट। यानी कि कॉलोनियल पीरियड में, ब्रिटिश रूल के ज़माने में इन सब चीज़ों का बहुत एक्सपेंशन हुआ, जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। बहुत जंगलों को काटा गया, पेड़ों को काटा गया, और उनसे सारे के सारे ये जितने भी काम हैं इनको किया गया, तो उससे फॉरेस्ट को बहुत नुकसान पहुंचा। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन इज स्टिल वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। साथ ही साथ एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन होने से भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को नुकसान हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट को काटना पड़ता है। नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया have been deforested for degraded by shifting cultivation। इसके साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के बहुत सारे पार्ट को डिफॉरेस्ट करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे सब जगह शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है।
लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड माइनिंग हैव ऑल्सो कॉस्ट सिग्निफिकेंट लॉस टू द फॉरेस्ट। इसके साथ साथ जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे तो हमारे हाईवेज बनते हैं, डैम्स बनते हैं, जो भी सब बनता है, या माइनिंग्स होती हैं, उसके कारण भी फॉरेस्ट को ही काट करके ये सब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। और इसके साथ ही साथ लोग बाग अपने जानवरों को चराते हैं और अपने फ्यूल के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, जिसके कारण से भी फॉरेस्ट का काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स हैव ऑल्सो लेड टू द डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। नाउ अब हम 5th क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें कि हमें 120 वर्ड्स में अपने आंसर को देना है। डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कि कैसे हमारे यहाँ की जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं लोगों की, उन्होंने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया है और कंजर्व किया है। क्या क्या किया है लोगों ने? नंबर 1, द विलेजर्स ऑफ सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यानी कि जो सरिस्का की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है, वहाँ के लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए वहाँ पे किसी भी माइनिंग एक्टिविटी को होने नहीं दिया है। नंबर 2, इन मैनी विलेजर्स देमसेल्व्स प्रोटेक्ट हैबिटेट्स एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। बहुत सारे गांवों में तो जो विलेजर्स हैं वो खुद ही अपने हैबिटेट्स का प्रोटेक्शन करते हैं और किसी भी तरह के गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट को वो वहाँ पे नकार देते हैं, गवर्नमेंट को वो वहाँ पे आने नहीं देते हैं, अपने आप ही अपनी चीज़ों की रक्षा करते हैं। In the Alwar district of Rajasthan, the inhabitants of 5 villages have declared 1200 hectares of forest as the भैरोदेव डाकव सेंचुरी। अलवर डिस्ट्रिक्ट में जो राजस्थान में है, वहाँ के लोगों ने करीब 1200 एकर्स की लैंड को या जो फॉरेस्ट है वहाँ का, उसको उन्होंने एक सेंचुरी में यानी कि एक सेंचुरी में बदल दिया है, जिसका नाम उन्होंने भैरोदेव डाकव सेंचुरी रखा है। They have declared their own set of rules and regulations which do not allow hunting and protect the wildlife against any outside encroachments। इन लोगों ने अपने अलग अलग नियम और कायदे कानून बनाए हुए हैं। ये वहाँ पे किसी को शिकार नहीं करने देते हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति को ये अपनी वाइल्ड लाइफ में इंक्रोचमेंट नहीं करने देते हैं। Certain societies worship a particular tree which they have preserved from time immemorial। बहुत सारी सोसाइटीज़ हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसी भी हैं जो कि पेड़ों की पूजा करती हैं। आदिकाल से हम उन पेड़ों की पूजा करते आए हैं और उनको हम प्रिजर्व भी करते आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मुंडास एंड द संथाल्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ एंड कदम ट्रीज। यानी कि जो छोटा नागपुर रीजन है, वहाँ के जो आदिवासी हैं मुंडास और संथाल्स, वो लोग महुआ और कदम ट्रीज की पूजा करते थे। द ट्राइबल्स ऑफ ओडिशा एंड बिहार वर्शिप पैरामिड एंड मैंगो ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग्स। उड़ीसा और बिहार के जो ट्राइबल्स हैं वो अपनी शादियों में पैरामिड और मैंगो ट्रीज की पूजा करते हैं। टू मैनी ऑफ अस पीपल एंड बनियन ट्रीज आर कंसिडर्ड सेक्रेड। और हमें से बहुत से लोग तो पीपल और बनियन ट्रीज को भी बहुत पूज्य मानते हैं। इन राजस्थान हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक्स यानी दैट इज चिंकारा, नीलगाय एंड पीकॉक्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नोबडी हार्म्स देम। राजस्थान में तो एक कम्युनिटी है जो लोग अपने यहाँ पे ब्लैक बक्स यानी कि चिंकारा नाम का जो हिरन होता है, नीलगाय या पीकॉक्स को अपनी सोसाइटी का ही एक, अपनी कम्युनिटी का ही एक इंटीग्रल पार्ट मानते हैं। वो उनके एक फैमिली मेम्बर की तरह रहते हैं, इसलिए उनको कोई वहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन गुड प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी अच्छे काम भारत में हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ऑन डिमांड ऑफ द कंजर्वेशनिस्ट द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। सबसे पहले क्या हुआ कि कंजर्वेशनिस्ट के बहुत डिमांड पर भारत सरकार ने 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया। एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ वाज ऑल्सो पब्लिश विद इट।
और इस एक्ट के साथ में सरकार ने एक लिस्ट पब्लिश करी जिसमें कि उन स्पीशीज़ के नाम लिखे हुए हैं जिनको कि सरकार प्रोटेक्ट करेगी, और इन स्पीशीज़ को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना इलीगल एक्ट है। इट एम्स टू प्रोटेक्ट रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बाय बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। इस एक्ट का और भी एक उद्देश्य है कि ये बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि अब इंडेंजर्ड हैं, जो कि खतरे में आ गई हैं, तो ऐसी स्पीशीज़ के लिए के शिकार को बैन कर दिया गया है, और साथ ही साथ इनके प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने एक लीगल रूल भी बना दिए हैं कि इनको लीगली हम किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, और ना ही इनके किसी व्यापार को सरकार अनुमति देती है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। देखिए, भारत में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, तो उनको भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने बनाया है ताकि हम अपने फ्लोरा एंड फौना की सुरक्षा कर सकें। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स विच वर ग्रेवली थ्रेटन्ड। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी प्रजातियां बहुत ज़्यादा खतरे में आ गई थीं, बहुत नंबर उनका कम हो गया था, तो ऐसे लोगों को, जैसे कि सरकार ने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि सेव टाइगर प्रोजेक्ट्स है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट से सरकार इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अदर गुड प्रैक्टिसेस लाइक चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज हैज़ सक्सेसफुली रिस्ट्रिक्टेड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज। इसके साथ हिमालयाज में सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको मूवमेंट चलाया, जिसके अंतर्गत उन्होंने पेड़ों के काटने पर बहुत सारी रोक लगवाई, और न सिर्फ पेड़ कटवाने पर रोक लगवाई बल्कि बहुत सारा एफोरेस्टेशन भी करवाया। तो ऐसे जो आंदोलन हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। इट हैज़ ऑल्सो शोन दैट कम्युनिटी एफोरेस्टेशन विद इंडिजीनियस स्पीशीज़ कैन बी इनॉर्मसली सक्सेसफुल। और इसने दिखाया है कि अगर हम अपनी भारत की हमारी जो अपनी प्रजातियां हैं वनस्पति की, अगर हम उन्हीं को बोएं, अगर उन्हीं के साथ एफोरेस्टेशन करें, उन्हीं के पेड़ लगाएं, तो हम अपने यहाँ पे बहुत कुछ सफलता पा सकते हैं अपने जंगलों को काटने से, और अपने जंगलों को प्रिजर्व कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट दैट इज JFM प्रोग्राम इज ऑल्सो ए गुड प्रैक्टिस। सो फ्रेंड्स, this way I have discussed all the questions of your chapter with you. I think these questions and their answers will be very useful for you. Keep watching my videos. Thank you. God bless you.